अब हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन की डेफिनेशन देखें अपने। इनके हाइपरटेंशन होता क्या है कि जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं उनके बीच में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, जो इसकी आर्टरी वेसल्स है उसकी वॉल पे जो प्रेशर लगा रहा है हमारा यहाँ का ब्लड, उसको अपने क्या कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बोलते हैं। उसी को अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उसी को अपने हाइपरटेंशन बोल देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ कंडीशन इन विच ब्लड अप्लाई प्रेशर या फोर्स अगेंस्ट द एंट्री वॉल मोर देन जो नॉर्मल वैल्यू, इसमें ऐड करना है आपको मोर देन नॉर्मल। ठीक है, तो उसको अपने हाइपरटेंशन बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन की कंडीशन अपने कब बोलते हैं, जब वही प्रेशर होता है, ठीक है, वो अबव हो जाता है, यानी कि जो उसका वो 140/90 mmHg से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, ये हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, अब नॉर्मल देखिए तो वो कितना होता है हमारे पास प्रेशर, तो वो होता है 120/80 mmHg। ठीक है, अडल्ट के अंदर देखें कि इसमें क्या होता है कि डायस्टोलिक प्रेशर है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बिलो रहता है 90 mmHg के। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने जो हाइपरटेंशन है उसकी भी कैटेगरी होगी, क्यों, क्योंकि सबको तो एक जैसा सीवियर हाइपरटेंशन तो नहीं से रहा, किसी को ज़्यादा होगा किसी को कम होगा। उस हिसाब से देखें तो उनको डिवाइड करते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन और सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, माइल्ड से नाम से पता लग रहा है कि मतलब इसको जो हाइपरटेंशन होगी वो कम होगी, मॉडरेट यानी कि बीच का, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा ही कंडीशन है, यानी कि हाइपरटेंशन की काफ़ी सीवियर हो चुका है पेशेंट। तो इसमें माइल्ड हाइपरटेंशन में क्या होता है 90 to 104 mmHg रहेगा, डायस्टोलिक प्रेशर देख रहे हैं ये याद रखना सब में। ठीक है, मॉडरेट हाइपरटेंशन में अपने क्या होता है कि 105 to 114 mmHg, और हमारे पास सीवियर के अंदर होगा मोर देन 115। ठीक है, ये होता है कंडीशन। अब होता है प्री हाइपरटेंशन कंडीशन। क्या होता है प्री हाइपरटेंशन है, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब मेरे को हाइपरटेंशन है सीधा ही होगा, अचानक सडन मेरे को हाइपरटेंशन हो गया। वो होती है कंडीशन जो प्राइमरी हाइपरटेंशन अपने बोलते हैं, जिसके अंदर इसका मतलब कि होता है कि मतलब हाइपरटेंशन है प्राइम, मतलब कि सडन हो, जैसे कि अपने कोई कुत्ता भाई मेरे पीछे भाग रहा है तो हाइपरटेंशन तो अपने यहाँ पे हो जाता है, मेरा बीपी बढ़ जाएगा उसको देख के, वो अलग कंडीशन होगी। ठीक है, पर ये वाली अलग कंडीशन है। इसके अंदर कौन पहले मतलब होगा कि पहले मतलब कि बंदे का या इंसान का क्या होगा कि ये जो पेशेंट है उसका पहले प्री हाइपरटेंशन कंडीशन आएगी, कि इनके उसके अंदर पहले से ही थोड़ा 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 इंक्रीज होता रहेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर कंटिन्यू उतना ही ब्लड प्रेशर रहेगा। उसके अंदर क्या होगा 120 to 139 mmHg सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहेगा उसके अंदर, जनरली अपने साल तक उसका इतना चलेगा। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 80 to 89 रहेगा। उसके बाद जाके हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी हाइपरटेंशन की। ठीक है, अब इसकी इटियोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो इटियोलॉजी में हमारे पास क्या है कि इटियोलॉजी में अपने देखिए फर्स्टली कि प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन दो में डिवाइड करते हैं अपने इसको। ठीक है, अब देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि इसका कोई इसेंशियल, एक तरह से इसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसकी कोई कोज नोन नहीं है ज़्यादा कि किस वजह से हुई है किस वजह से नहीं हुई है, पर अपने इसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। जैसे मैंने बोला था कि मेरे पास कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है तो मेरी सांसें बढ़ रही हैं, और मेरे को क्या मतलब कि अपने कहते हैं ना देसी लैंग्वेज की मेरी सांसें बढ़ रही हैं, पर हाइपरटेंशन हो रही होगी अपने मेडिकल टर्म में बोल ले तो उसको सबसे। ठीक है, या फिर अपने को शॉकिंग न्यूज़ सुन लेते हैं तो भी अपनी, या फिर अपने को ज़्यादा एक्साइटमेंट हो सकती है तो भी अपने को हाइपरटेंशन हो जाता है। माइल्ड का, मॉडरेट नहीं कह सकते, मतलब मॉडरेट सीवियर नहीं कह सकते, माइल्ड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी के रीजंस हैं जैसे रीनल डिजीज़ होगी, एंडोक्राइनल डिजीज़ होगी, कोई ड्रग इंड्यूस हो जाएगा, प्रेगनेंसी की कंडीशन हो जाएगी, कोई वेस्कुलर डिसऑर्डर की, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएगी, वो हमारी सेकेंडरी हाइपरटेंशन कोज करेगी। मेन जो आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन ही हमारे लिए सीवियर कंडीशन है, यही पैथोलॉजी है। जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो हमारे लिए एसेंशियल हाइपरटेंशन है। ठीक है, इसके अलग रिस्क फैक्टर हैं जो अपने आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो रहा है कोई रीनल डिजीज़ की वजह से। रीनल डिजीज़ में हमने एक्यूट और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक्यूट, थोड़ा सा और बता देती हूँ इसका भी कि एक्यूट और क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ये होता है जो ग्लोमेरुलाई है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसका चीज़ें हैं तो वो उसके अंदर आएगा रीनल डिजीज़ के अंदर, वो आप वहाँ पे जाके प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख सकते हैं।
पॉलीसिस्टिक रीनल डिजीज़ की बात करें, ये भी पॉलीसिस्टिक रीनल डिजीज़ में भी इस कैंडी हाइपरटेंशन कोज कर सकता है। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, यानी कि स्टेनोसिस का मतलब है नैरोइंग, ये भी मैंने बताया हुआ है यानी स्टेनोसिस के बारे में। ठीक है, मिटल डिसऑर्डर्स की बात देखें तो एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स की बात करें तो उसके अंदर क्या हो सकता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर में। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह उनसे रिलेटेड होंगे, नाम से पता लग रहा है। तो कुशिंग सिंड्रोम, कौन सिंड्रोम क्या होता है कि प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि एल्डोस्टेरोन है वो इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर हमारे पास। ठीक है, या फिर हाइपर पैराथाइडिज्म इसका कोज हो सकता है, या फिर हाइपोपैराथाइडिज्म यानी कि मिक्सोडीमा, और एक होता है कॉन्जेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, ये भी कोज हो सकता है हमारे सेकेंडरी हाइपरटेंशन का। ये किसके अंदर आते हैं सारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर। अब बात की ड्रग इंड्यूस कि ड्रग है वो भी हाइपरटेंशन कोज कर सकती है। लाइक अपने बोले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही है फीमेल्स, तो वो भी हमारे पास हाइपरटेंशन का एक रीज़न हो सकता है। एनाबोलिक स्टेरॉइड्स या कोर्टिकोस्टेरॉइड या एनएसएड्स हो गए वो ले रहे हैं, या सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स है वो भी क्या कर सकते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन के कोजेस होंगे। प्रेगनेंसी रिलेटेड, यानी कि प्रेगनेंसी में भी ये कॉमनली देखने को मिलता है कि फीमेल्स है उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, वो टॉक्सेमिया और प्रेगनेंसी। और कोलिजन वेस्कुलर डिसऑर्डर्स की बात करें जैसे एसएलई, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। ठीक है, इसी वजह से होता है। अब अपने रिस्क फैक्टर देख लेते हैं इनमें। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या होता है कि ठीक है, रिस्क फैक्टर देखते हैं इसके अंदर। तो रिस्क फैक्टर फॉर हमने देखते हैं हमेशा प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के तो हमारे पास वो जो डिजीज़ थे ही वही है। रिस्क फैक्टर, अगर तुम्हें क्वेश्चन इस पे आता है कि रिस्क फैक्टर बताओ हमें हाइपरटेंशन के या प्राइमरी हाइपरटेंशन के, तो उसके अंदर ये लिखने होते हैं हमें सब चीज़ें। ठीक है, तो इसके रिस्क फैक्टर देखें तो पहला है एज। एज के अंदर अपने देखें कि जैसे जैसे इंक्रीज होगी एज, वैसे वैसे क्या होगा कि हाइपरटेंशन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जो 55 एज बोलते हैं अपने, इससे मोर देन हो जाती है तो मैन के लिए यानी कि इंक्रीज हो जाते हैं रिस्क, और फीमेल के लिए अपनी एज बोले तो 65 से मोर देन। ठीक है, यानी कि मेल्स में ज़्यादा चांस होते हैं। अब हमने अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है कोई पर्सन तो उसमें सबसे ज़्यादा चांस होंगे। सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज मिलाइटस, एलिवेटेड सीरम लिपिड्स, क्योंकि वो अर्थोस्क्लेरोसिस हो जाएगा उसमें। जेंडर की बात करें तो मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। एथनिक ओरिजिन मतलब कि देखने को आया है कि ब्लैक्स के अंदर क्या होता है हाइपरटेंशन ज़्यादा हो प्रॉब्लम्स है एज़ कम्पेयर टू वाइट की। डाइट की बात करें कि अगर कोई पर्सन हाई साल्ट डाइट ले रहा है, ठीक है, तो उसमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लो साल्ट डाइट वाले पर्सन से। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ओबेसिटी, यानी कि पर्सन मोटा है, ओबीज है, तो भी उसमें हाइपरटेंशन होने के चांसेस है। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी यानी एक्सरसाइज कम कर रहा है, और हाई रनिंग एक्टिविटी है। ठीक है, या फिर एविडेंस मिल रहा है अपने एंड ऑर्गन डैमेज को, यानी कि उसके अंदर कोई हार्ट का, आइज का, ब्रेन का, किडनी का डैमेज मिल रहा है, तो अगर हो रहा है तो भी हमें क्या होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन के हो सकती है। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स की। ये है इसकी क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ दिस सिस्टमिक हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, यानी कि ब्लड के अंदर जो चल रही है हाइपरटेंशन, ब्लड के अंदर ही तो है। अब क्वेश्चन सिस्टमिक हाइपरटेंशन के नाम से भी आ सकता है इसके अंदर। अब इसके पहले होते इसके अंदर जनरल सिम्टम्स होते हैं, दूसरे जो वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो रही है उसके सिम्टम क्या दिखेंगे, फिर आएगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन है उसके क्या सिम्टम आएंगे। तो अपने पहले देखते हैं जनरल सिम्टम, जो अपने को जनरल बल्कि पेशेंट भी पहचान लेगा। तो वो क्या आता है, हेडेक होगा। ठीक है, हेडेक भी कब होता है, मॉर्निंग के टाइम में, जैसे ही बंदा अवेक होता है, जगता है, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा उसको हेडेक की प्रॉब्लम रहती है। और ये कब तक चलती है, 1 to 2 आवर्स तक थोड़ा कंटिन्यू चलती रहती है। डिजीनेस होगा, पल्पिटेशन होगा। पल्पिटेशन के अंदर क्या होता है कि रैपिड पल्सेशन होगी उसकी। ठीक है, यानी कि उसकी अब नॉर्मली क्या होता है रैपिड और इरेगुलर बीटिंग आएगी हार्ट के अंदर। और इजी फटीकेबिलिटी, यानी कि जो पर्सन है वो इजीली क्या हो जाए फटीक हो जाएगा, थक जाएगा। थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करता है, लाइक उसने थोड़ी सी भी वॉकिंग ज़्यादा कर ली है या फिर एक्सरसाइज कर रहा है ट्रेडमिल पे, तो भी वो थक जाएगा।
ठीक है। सिस्टमिक के इसके अंदर वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट देखे, इसके सिम्टम देखें अपने, तो क्या होगा कि वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट इसमें एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगा। एपिस्टेक्सिस इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि हाइपरटेंशन, जैसे इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नोन नहीं है कि किस वजह से हुआ है, पर अपनी एजम्पशन है कि ऐसा हो सकता है। जैसे कि अगर कोई हाइपरटेंशन हुआ ना, ठीक है, तो आर्टियोस्क्लेरोटिक जो इसमें जो होता है ना नेजल आर्टिक्स, इसके अंदर आर्टियोस्क्लेरोटिक वेस्कुलर चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसमें से ब्लड क्या होता है रिलीज होता रहता है, जिससे अपने यानी कि एपिसेक्शन नाम तो पता लग गया होगा कि जो अपने नाक से खून आता रहेगा। ठीक है, वेस्कुलर अबनॉर्मलिटी की वजह से, क्योंकि हाइपरटेंशन हो रही है वहाँ पे। और ब्लडिंग ऑफ विजन हो जाएगा क्योंकि रेटिना इसके अंदर डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से सडन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन है क्योंकि स्टीमिया का प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन हो रही है तो मतलब ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही हार्ट को जिसके प्रॉपर। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि एंजाइना पेक्टोरिस होता है, चेस्ट पेन। ठीक है। हेमेटूरिया हो जाता है, यानी कि ब्लड के अंदर यूरिन आने लग जाता है। और कई बार बंदा क्या होता है सिनकोप में चला जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है हमारी ब्रेन को, इस वजह से बंदा सिनकोप में चला जाएगा। सिनकोप यानी कि बेहोशी की कंडीशन मान सकते हो आप। ठीक है। हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी हो जाती है, यानी कि ब्रेन के अंदर काफ़ी मतलब कि अपने बोलते हैं कि उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस हो जाते हैं उसमें। अब इसके सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है उसके अंदर बात कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या होगा। सेकेंडरी हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर पॉलीयूरिया मिलेगा। पॉलीयूरिया का मतलब होता है कि यूरिन ज़्यादा आएगा। पॉलीडिप्सिया होगा, यानी कि थ्रस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी, पानी पीने की प्यास लगेगी उस बंदे को, ज़्यादा पानी पिएगा वो। ठीक है। वीकनेस आएगी, क्यों? क्योंकि हमारे प्राइमरी एल्डोस्टेनोनिज्म हो रही थी, यानी कि कौन सिंड्रोम की वजह से। वेट गेन करेगा, ओबेस हो जाएगा पर्सन। ठीक है। और स्वेटनिंग उसको पूरा पोलीफेजिया भी होगा, यानी कि भूख भी ज़्यादा लगती है इसमें पर्सन को। ठीक है, इसलिए उसका वेट गेन होता रहता है। स्वेटनिंग होगी उसको, और उसको क्या होगा पोस्चर डिजीनेस हो जाएगी। पोस्चर डिजीनेस यानी कि बैठ एकदम से खड़ा हो रहा है तो हाइपरटेंशन हो रही है इस कंडीशन में। फटीक हो जाएगा, और इसमें क्या होता है एडिमा मिलता है हमें, और पफिनेस ऑफ द फेस मिलती है। ठीक है। अगर ए केस ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस, ये भी मैंने बताया है आपको प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। एक्यूट नेफ्राइटिस है, यानी कि जिसमें किडनी डैमेज हो रखी है नेफ्राइटिस के इसमें, जिस वजह से क्या होगा, यानी कि उसमें फिल्टर नहीं कर पा रही, जीएफआर कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ब्लड बढ़ रहा है तो वो जो वेसल से बाहर निकल रहा है और फेस की पफिनेस वगैरह कोज कर रहा है, और जॉइंट पेन होता है इसके अंदर। वो इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, इसके अंदर होता है हमारे पास बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है। ठीक है। दूसरी हमारे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो होती है बेसिक, जो ऑल पेशेंट में डन करते हैं, जैसे कि यूरिन करेंगे, एग्जामिनेशन करवाएंगे कि इसमें प्रोटीन, ब्लड ग्लूकोज का लेवल चेक करें। दूसरा उसका ब्लड ग्लूकोज चेक करवाएंगे ताकि उसको डायबिटीज़ वगैरह किसी की प्रॉब्लम है कि नहीं है। हीमोक्राइट कराएंगे। हीमोटोक्रिस्ट होता है कि मतलब कि उसके अंदर ब्लड के स्पॉट आते हैं इनकी रेड पे ऐसे। ठीक है। ईसीजी अब करवाएंगे ब्रेन के लिए। एक्सरे ऑफ द चेस्ट करवाएंगे कि अगर हार्ट फेलियर है या कोई हाइपरट्रोफी है वेंट्रिकल की तो हमें इसके अंदर शो हो जाए। प्लाज्मा, यूरिन और क्रिएटिन लेवल चेक करवाएंगे, और सीरम प्रोटीन जो सीरम पोटेशियम, ठीक है, यूज़ करेंगे ताकि डायरेटिक थेरेपी इसको दे सकें। अब अपने बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। इसके अंदर ये है अपने पास कि ऐसा कुछ लग रहा है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, रीनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। ठीक है। इन केस ऑफ पॉलीसिस्टिक रीनल डिसीज की केस में रीनल आर्ट्रियोग्राफी करवाएंगे। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की केस में एमआरआई करवाएंगे। ठीक है। रेनिन प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे अपनी कितनी है कितनी नहीं है। एल्डोस्टेरोन एंड रेनिन रेशियो देखेंगे फॉर द कौन सिंड्रोम एंड द सस्पेक्टेड ऑफ द सस्पेक्टेड है कि ये सब हो सकता है कुछ। यूरिन एंड प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल टेस्ट करेंगे इसके अंदर।